नकाइस पर भी साथ ही साथ नज़र डालते जाएं। इसके अंदर डीमेरिट्स क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, इसके जो कमियां हैं, इसके अंदर नुक्स क्या हैं, वो क्या है। सबसे पहला और सबसे अहम जो पॉइंट है कम्युनिज्म का कि इसके अंदर है डिक्टेटरशिप, आमरीत। क्योंकि कार्ल मार्क्स ये कहता है कि सारी सोसाइटी ही मिलकर रियासत बनाएगी और इसका कोई हुक्मरान भी नहीं होगा। ये एक ऐसी स्टेट होगी जो कि ना कोई हुक्मरान रखेगी, ना कोई पैसा रखेगी, यानी करेंसी की सूरत में इसकी कोई करेंसी नहीं होगी, पैसे शैसे का कोई लेन देन, रकम की सूरत में, नोटों की सूरत में इसका कोई निज़ाम नहीं। देर विल बी नो करेंसी, नो मनी। और तीसरी चीज़ वो कहता है कि इसके अंदर प्राइवेट ओनरशिप नहीं, ज़ाती मलकियत किसी की कुछ भी नहीं, बल्कि एज ए होल सारी आबादी ही उस चीज़ की मालिक हो। अब इस चीज़ को समझना पड़ेगा, इसी चीज़ से आगे और भी बहुत सारे पॉइंट्स निकलेंगे। तो पहला चीज़ इसके अंदर है आमरीत, डिक्टेटरशिप, जिसको बाद में प्रूफ भी किया गया जब रूस में इसी सोच को मद्देनज़र रख के इनकलाब आया। या अगर हम चाइना की मिसाल दें तो माओ ने इसी नारे को बुनियाद बनाकर चीन में तब्दीली लाया। या अगर हम नॉर्थ कोरिया की बात करें तो माओ तुम इसी अंदाज में वहाँ पर हर किस्म की बात करने की आज़ादी नहीं दी जा सकती, ऐसे मुल्कों के अंदर सप्रेशन है, आज़ादी नहीं दी जा सकती। तो डिक्टेटरशिप इसके नतीजे में वजूद में आती है। दूसरी चीज़ सियासी दबाव, पॉलिटिकल प्रेशर, क्योंकि इसमें एक शख्स नुमाइंदा बन जाता है। कम्युनिज्म है असल में आइडियालॉजी, कम्युनिज्म, ये कम्युनिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, ये टर्म्स यूज़ की जाती हैं। इनमें फ़र्क क्या है बेसिकली? तो कम्युनिज्म बेसिकली इज़ एन आइडियालॉजी, सोशलिज्म इज़ बेसिकली अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो ये है इनके अंदर बुनियादी फ़र्क। कम्युनिज्म आइडियालॉजी की हद तक है, जो सोशलिज्म है इसकी प्रैक्टिस की गई बाकायदा रूस के अंदर, चाइना के अंदर, नॉर्थ कोरिया के अंदर इसको प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश की गई। वो कहाँ तक कामयाब हुए और उनमें क्या खामियाँ रह गई वो अलग बहस है। फिर हम आते हैं ख़राब माशी कारकर्दगी। अब तक जितने भी निज़ाम हमारे सामने पेश किए गए मार्क्सिज्म के हवाले से या कम्युनिज्म के हवाले से, वहाँ के उन ममालिक के अंदर माशी तौर पर कारकर्दगी कुछ बेहतर नज़र नहीं आई। ये देखने में आया कि निज़ाम नाकाम साबित हुआ। उसके भी वजूहात हैं। कुछ मुल्कों ने कामयाबियाँ भी हासिल की, छोटे पैमाने पर कामयाबियाँ हुई, लेकिन जब इसको मासेस पर अप्लाई किया गया तो इसके बहुत डिज़ास्टर्स नतीजे निकले। चीन के अंदर कहत पड़ा, रूस के अंदर कहत पड़ा। उसके भी वजूहत हैं। लोगों को ज़राअत से हटाकर सारी फोर्स को जब आप इंडस्ट्रियलाइजेशन पे लगा देंगे तो अनाज की किल्लत तो होगी। वन लीप फॉरवर्ड जैसे नारे दिए गए चाइना के अंदर माओ की तरफ से कि हम एक ऐसी छलांग मारेंगे कि हम सारी दुनिया से आगे निकल जाएंगे, वो ऐसी छलांग लगी कि बेचारे कहत की वजह से 1 करोड़ लोग सिर्फ 10 सालों के अंदर अंदर कहत की वजह से मारे। बहरहाल उसके आज नताइज भी वो वसूल कर रहे हैं कि आज चाइना इंडस्ट्रियली आप देख लीजिए दुनिया में कहाँ पर खड़ा हुआ। तो ये एक अलग बहस। फिर है जी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी। जब आप आमरीत की बुनियाद पर कोई रियासत कायम कर देंगे तो उसमें इंसानी हकूक़ तो पामाल होंगे। इसके ऊपर मार्क्स ने बड़ी खूबसूरत बातें भी की हुई। वो कहता है कि ये इनकलाब के नतीजे में कम्युनिज्म नाफिज होगा, ये तबलीग से वास से नाफिज नहीं होगा। इसके लिए प्रैक्टिकली लोगों को उठकर बोर्जुआ क्लास के ख़िलाफ़ प्रोलेटेरियंस जो हैं, बोर्जुआ कहते हैं जो वसाइल पे काबज़ अफराद हैं, फैक्ट्री और मिल ओनर्स लोग, और प्रोलेटेरियंस जो हैं ये वो वर्कर्स हैं, वो कारकुन हैं जो कारखानों में फैक्ट्रियों में काम करते हैं। इनके दरमियान एक चपकलिश चल रही है। अल्टीमेट उसका एंड क्या होना है? मार्क्स का ये ख्याल है कि ये ऐसी सूरत हाल में ख़त्म होगी कि जब ये प्रोलेटेरियंस बोर्जुआ ग्रुप के ऊपर हमला कर देंगे, इनको ख़त्म कर देंगे और इक़्तिदार पर ख़ुद काबिज़ होते हैं। लेकिन ये रेवोल्यूशन यहाँ तक तो दुनिया में भी होता है, रूस में हुआ, चाइना में हुआ, इनकलाब आए, लेकिन उसके बाद क्या होता है? वो एक आमिर की शक्ल में एक हुक्मरान मुसल्लत हो जाता है और वो जो ख्वाब दिखाए जाते हैं लोगों को वो हासिल नहीं होते हैं, बल्कि वो पहली हुकूमत पिछली हुकूमत से भी बदतर साबित होती है। इसके ऊपर भी सैर असल गुफ्तगू की जा सकती है। तो सकाफती और फ़नी पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं। ये नकाइस थे इसके कम्युनिज्म के। मार्क्सिज्म भी एक नज़रिया है, कम्युनिज्म एक निज़ाम है जो मार्क्सी नज़रियात पर मुश्तमिल होता है। सोशलिज्म एक और टर्म है जो इसके लिए इस्तेमाल की जाती है।
سوشلزم کیا ہے کہ ایسے حالات جس میں ایک انسان حقیقت میں فری، ریشنل، ایکٹیو اینڈ ڈپینڈنٹ، یہ چار خصائص جس معاشرے میں ہوتے ہیں اس معاشرے کو ہم سوشل سوسائٹی کہتے ہیں۔ کارل مارکس بھی یہ کہتا ہے کہ سوشلزم از اے روڈ ٹو ڈیموکریسی، اور اس کے ہی اس نے یہ افکار، اپنے افکار کے اندر یہ باتیں کی ہیں۔ بہرحال اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں آخر میں کچھ کوٹس ہیں جو کارل مارکس کے ہیں ان کے اوپر اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ تفصیل سے سوالات کے اوپر بھی بات ہوگی۔ اس کا ایک بڑا مشہور قول ہے، ہسٹری ریپیٹس اٹسیلف، تاریخ خود کو دہراتی ہے، فرسٹ ایز ٹریجڈی، سیکنڈ ایز فارس، پہلے المیہ کی شکل میں اور پھر ایک مذاق کی شکل، ایک فارس کی شکل۔ یہ کتنا ڈیپ ہے اس کے اوپر آپ خود سوچ لیں۔ کارل مارکس کے جتنے بھی پرووربز ہیں، جتنے بھی کوٹس آپ نکالیں گے نا، آپ کو سوچنے پہ مجبور ضرور کریں گے ایک بار، بہت ڈیپ باتیں کرتا ہے۔ اگلی بات وہ کہتا ہے جی، دا پروڈکشن آف ٹو مینی تھنگس ریزلٹس ان ٹو مینی یوز لیس پیپل، بہت زیادہ چیزوں کی پیداوار کے نتیجے میں بہت سے بیکار لوگ پیدا ہو جائیں گے۔ پھر ہم بات کریں کمیونزم کی اساس کیا ہے، وہ اس کے دو جملے۔ وہ کہتا ہے اگر کمیونزم کو سادہ لفظوں میں بیان کرنا ہو تو آپ یوں سمجھیے، فرام ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ابیلٹیز، ہر شخص کو اپنی صلاحیت کے مطابق کام کرنا، اینڈ ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہز نیڈس، ہر ایک کو اس کی ضروریات پہنچانے تک۔ یہ ہے ان اے نٹ شیل واٹ از کمیونزم۔ پھر اگر ہم بات کریں تو وہ کہتا ہے ورکرز آف دا ورلڈ یونائٹ، یو ہیو نتھنگ ٹو لوز بٹ یور چینز، تمہارے پاس زنجیروں کو کھونے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، کھڑے ہو جاؤ۔ سوشل پروگرس کین بی مینشنڈ بائی دا سوشل پوزیشن آف فیمیل، یہ اس کا بڑا مشہور۔ اور آخری جو اس کا جملہ ہے وہ یہ ہے کہ ریلیجن از دی اوپیم فار پیپل۔ اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے رخصت چاہوں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔